मैं और मेरे 5 साथी 1 वर्ष के लिए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सर के अंडर में राजकोट में हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया और आयुर्वेद का चिकित्सक होने के नाते 3-3 डेंटल क्लिनिक संचालित करते थे। 4 से 5 मॉडर्न डेंटिस्ट उनके अंडर में जॉब करते थे और प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव सभी प्रोस्पेक्ट में काम करने के साथ साथ इतने सिद्धहस्त हैं कि एक ही दिन में डेंचर बनाते थे और एक ही दिन में कम से कम 10-10 फाइनल इंप्रेशन वो स्वयं ले लेते थे। इतने सिद्ध हस्त थे। दंत चिकित्सा वास्तव में मॉडर्न डेंटिस्ट्री में तो पूरा एक 4.5 साल यहाँ होता है, वैसा इंटर्नशिप होती है, इतना व्यापक होता है। 1 वर्ष वास्तव में इस पूरी विधान को सिद्धता प्राप्त करने के लिए वास्तव में कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ हमें प्रशिक्षित किया। जितना कुछ उनसे सीखा, हो सकता है उतना पूरा ग्रहण न कर पाया हूँ, जो कुछ भी स्मरण में है वो आप सबके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मैंने अपने गुरु को प्रणाम कर लिया। बाद में आरएवी करने के बाद जब मैं यहाँ आया तो एनआरएचएम में चिकित्सा अधिकारी होने के नाते और साथ साथ में सामाजिक संगठन, अपने संगठनों के थ्रू बहुत सारे चिकित्सा शिविर किए, जिसमें हजारों की संख्या में दंत रोगियों को देखने का अवसर मिला। लेकिन ये जालंधर बंद पद्धति पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता था मॉडर्न डेंटिस्ट की तरफ से भी और इवन अपने वैद्यों की तरफ से भी, क्योंकि इसका कोई ऐसे डाटा या साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं था। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एनआईए में ज्वाइन किया तो स्वस्थवृत्त विषय मुझे मिला, लेकिन रुचि होने की वजह से और जालंधर बंद योग तो स्लाइड शेयर को ना उस पे स्लाइड शो पे कर लो। स्लाइड शो हो रही है ना? नहीं, वो पूरा वो भी दिख रहा है साइड में ना, जहाँ स्लाइड शो है उसको आप ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो स्लाइड दिखाई दे रही है इनकी तो। हाँ सर अब ठीक है सर अब। तो दंत चिकित्सा विषय में रुचि होने की वजह से और जालंधर बंद के एनेस्थेटिक इफेक्ट को वास्तव में क्या होता है, क्योंकि देखने पे जब विधि हम अप्लाई करते हैं तो सामान्य रूप से देखने वाले को ऐसा लगता है कि कोई मैजिकल मेथड्स अप्लाई किया जा रहा है या कोई ऐसे जादू टोना तो है या कोई हिप्नोटाइज किया जा रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आते थे। तो इसलिए जालंधर बंद विषय चूंकि योग का पार्ट था और तो हमने अपने विभाग और शालाक्य तंत्र विभाग के साथ मिलके और इंटरडिसिप्लिनरी जो अपना रिसर्च है, अपनी थीसिस का टॉपिक लिया, जिसमें वैद्य कमलेश, हमारे निदेशक काशीनाथ समगंडी सर और शालाक्य तंत्र की विभागाध्यक्ष शंका फियाज मैडम हमारी को गाइड थी। तो इस नाते अब हम यहीं से शुरू करते हैं कि वैदिक, प्री वैदिक और वैदिक काल, महाभारत युग से लेकर के बहुत सारे ऐसे दंत के रेफरेंसेस हमें देखने को। गणेश जी को एक दंत कहा, अश्विनी कुमार ने पूषण के दांतों को रिपेयर किया और भगवान वाराह ने अपने दांतों में ही पृथ्वी को धारण करके सुरक्षा की। ऐसे बहुत सारे महाभारत काल से लेके मध्यकाल। और फिर जब हम संहिता काल में आते हैं तो आचार्य सुश्रुत चिकित्सा मुख्य अध्याय के अंदर तो बहुत ही व्यापक उसका अध्ययन किया। मुख्य की हमको व्याख्या पता है कि टीयरिंग और कटिंग इनटू पीसेस, फूड को छोटे छोटे पार्टों में कट करना, पीसेस में बांटने वाला जो है वो मुख होता है और उसके अंदर कम कर्म करने वाले जो उपांग हैं वो दंत होते हैं। इन्होंने पर्याय के विषय में हमको पता है। दंत की निरूक्ति यदि अमर कोश में देखें तो चूर्ण करना या चूर्णित करना, और नीचे आप देख सकते हैं कि इसको पर्याय दंत दशन द्विज, इनके पर्याय में जो इनके नाम दिए हैं इसी से इनके कर्मों का भी ध्यान स्मरण होता है। अमर कोश में रुदन, दशन, खरु, द्विज ऐसे नामों से दंत को कहते हैं। आचार्य काश्यप ने दंत जन्मिका अध्याय का बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें अस्थि और मज्जा धातु से दंत भेद होता है। नीचे इसके रेफरेंसेस भी दिए हैं। चूंकि ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है इसलिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें अपने को जाननी है। अपने को डेंटल फार्मूला पता ही है, बच्चों में 2102 प्री मोलर नहीं होता, मोलर होते हैं 2, थर्ड मोलर हमारे अक्कल डाढ़ बाद में आती है। इस तरह से ICPM-M इस तरह से ये फार्मूला बनता है। और जब हम उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं तो
इस तरह से बच्चों के लिए ABCDE, A and B फॉर इंसाइजर, C फॉर कैनाइन, D and E फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर होता है। इसके बाद हमें इरप्शन ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी आते हैं पेशेंट के रूप में, और जनरली मिल्की टीथ होता है और उसमें कैरीज होता है और हिल रहे होते हैं, तो हमें उस दांतों को निकालना है नहीं निकालना है, ये डायग्नोज करना है। तो इसके लिए हमें उसकी एज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जनरली उसके स्ट्रक्चर और एनाटॉमी से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एज एक बड़ा फैक्टर होता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दांत किस प्रकार का है, और इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है या उसे मेडिकेशन से काम चला सकते हैं, या ऑटोमेटिकली थोड़ा टाइम देने पे और अपने आप ये गिर जाएगा। ऐसे ही इरप्शन जो है वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर, हमने देखा कि 5 से 10वें महीने में एवरेज 6 से 8 महीने के बीच में पहली बार दांतों का इरप्शन शुरू होता है, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर इंसाइजर आते हैं, और लास्ट में जो है वो लोअर एंड अपर जो सेकंड मोलर है वो आते हैं 24 से 30 महीने, लगभग 2 से 2.5 साल के बीच में। और लगभग प्राइमरी जो डेंटिशन है, जिसमें हम मिल्की टीथ का पूरा डेंटिशन 2102 का जो हमने फॉर्मूला देखा है, 20 दांत पूरे, वो लगभग 2.5 से 3 साल में डेंटिशन पूरा हो जाता है। इसके बाद हमको देखना है 5 से 6 साल में पहला परमानेंट जो टूथ है वो आता है, वो भी फर्स्ट मोलर आता है 5 से 6 साल में। तो लगभग जो टेम्परेरी डेंटिशन है, जो मिल्की टीथ है, वो लगभग 2 से 2.5 साल तक एग्जिस्ट करता है। इसके बाद सेंट्रल इंसाइजर से लेकर के ये 16 से 21 साल और लगभग 27-28 साल तक भी देखने को मिलते हैं कि अक्कल दाढ़ आती है। सेकेंड मोलर लगभग कैनाइन और सेकेंड मोलर सबसे लास्ट में 11 से 14 साल में मतलब आते हैं। देन उसके बाद थर्ड मोलर का इरप्शन होता है। ये थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी को भी दांत की समझना ठीक है, क्योंकि जितने हम दंतगत रोग, कृमि दंत आदि पढ़ेंगे, दंत पुटक, दंत वेष्टक, इसमें इस एनाटॉमी को उसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जानना थोड़ा जरूरी है। हम देख रहे हैं बाहर का जो पार्ट है क्राउन है, जिसको कवर करने वाला हार्डेस्ट मटेरियल इनेमल होता है। इसके बाद डेंटाइनल ये पार्ट होता है, डेंटिन बोलते हैं। इसमें टिब्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, इसमें नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, और जब कभी ये डेंटिन का क्षरण हो जाता है तभी ये डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं, और नर्व एंडिंग्स ओपन होने की वजह से हमें सेंसिटिविटी, ऐसे ठंडा गर्म लगने जैसी समस्या होती है। तो इसलिए ये जानना, और बीच में ये जो पूरा पार्ट है ये पल्प चैम्बर कहलाता है। पल्प चैम्बर में पल्प टिश्यूज होते हैं, वेसल्स होती हैं, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाईज होती हैं, यहीं से नरिशमेंट जो है वो दांतों को मिलता है। ये हम देख सकते हैं कि ये जो है वो मोलर टीथ है, और इसमें ये पल्प चैम्बर थोड़ा सा वाइड है। 2 रूट होती है, सिंगल रूटेड दांत और डबल रूटेड। डबल रूटेड जनरली प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स जनरली 3 रूटेड, 3 रूट वाले होते हैं। और थर्ड जो मोलर है, तीसरा, जिसे हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं, वो जनरली तो 3 रूट होती हैं उसमें, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड होता है, और उसमें 4 रूट तक भी होती हैं, और इसीलिए उन्हें अनएक्सपेक्टेड दांत माना जाता है। उसे टच करने के पहले हमें उसका एक्सरे होना बहुत आवश्यक है। और ये बीच में जो पल्प चैम्बर से नीचे जाके रूट दांत के एपेक्स में जाती हैं, और यहाँ नीचे जो जिंजाइवल रिज है, जिसमें सप्लाई करने वाली जो हमारी मैक्सिलरी या मैंडिबुलर जो ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज या नर्व्स हैं, उनसे हमें उनकी जो ब्रांचेस हैं उनसे दांतों को नरिशमेंट मिलता है। आगे हम देखेंगे, ये जनरली ओरल कैविटी का ऐसे डिवीजन है, ये हम देख सकते हैं। ये जब प्रिस्क्रिप्शन में हमें प्रेजेंटेशन करना होता है तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट में हम बांटते हैं 32 दांतों को। और अगर प्राइमरी डेंटिशन है, जी सर। आशुतोष जी, लोगों की शिकायत है कि आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो थोड़ा सा लाउडर बोल पाएंगे प्लीज? हाँ ठीक है सर, बोलते हैं सर। ऑडियो तो क्लियर है। ऑडियो अभी ठीक है? हाँ ठीक है, पहले भी ठीक थी। अब ठीक है सर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके क्लिनिक जो प्रेजेंटेशन करना है तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। परमानेंट डेंटिशन को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और जो प्राइमरी डेंटिशन है उसमें ABCDE
जैसे मैंने अभी कहा कि दांत जब होते हैं तो उसको ABCDE, और जिस भी दांत में प्रॉब्लम है उसे उस क्वाड्रेंट में रख के, जैसे मान लीजिए 5 नंबर में कैरीज है और इसमें ट्रीटमेंट करना है, तो इस क्वाड्रेंट में रख के और 5 नंबर लिख दिया, 5वें नंबर पर जो भी डायग्नोसिस हमारी है, डेंटल कैरीज है, अपाइकल एब्सेस है, या जो भी कैलकुलस है, ये जो भी हमको लिखना है उसमें डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसे 4 क्वाड्रेंट में 5 नंबर राइट अपर साइड पे ऐसे दिखा दिया। एक्सट्रैक्शन करना है तो आइडेंटिफाइड करने के लिए कि जैसे बाद में ध्यान रखा जा सके, तो उसमें भी इस प्रकार से डायग्नोसिस करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ जो मुख रोग है, दंत रोग है, ये बहुत एक तरह से इस पे ज्यादा न जाते हुए, चूंकि समय की भी सीमा है, तो हम ये देख सकते हैं स्लाइड्स में कि चरक ने 64, भोज ने 65, सारंग ने 74, योग रत्नाकर ने 67, सुश्रुत ने 65 और आचार्य वाग्भट ने 75 मुख रोग बताए हैं। 7 जो है आयतन बताए हैं मुख के, उसी 7 आयतनों में ही दंत, मूल और दंत है। इन्हीं दंत मूलगत रोगों और दंत रोगों की हमें चर्चा करेंगे। देखिए कितना वास्ट अपनी फिजियोलॉजी और एनाटॉमिकली डिस्क्राइब किया है, इवन एम्ब्रियोलॉजिकली भी डिस्क्राइब किया है। आचार्य काश्यप कहते हैं कि जितने मास में पहली बार बीज से दांत उत्पन्न होता है, जितने मास में वह दांत उत्पन्न हो रहा है, उतने ही वर्षों में उसका जो परमानेंट जो इरप्शन है उतने ही वर्षों में होना है। जैसे फर्ज करिए कि पहला जो दांत है अगर 5 से 6 वर्षों में, 5 से 6 महीने में आ रहा है, तो उसका जो परमानेंट है वो 5 से 6 वर्षों में ही होगा, और इतने दिनों में 5 से 6 साल के अंतर्गत वो जो प्राइमरी दांत है या डेसिडुअस टूथ है या मिल्की टूथ है वो गिर जाएगा। इस तरह से पूर्णता, समता, घनता, शुक्लता, एक परफेक्ट डेंटिशन को डिस्क्राइब किया गया है। और डेंटल और जिंजाइवल जो रिलेशंस हैं उनकी क्वालिटी के बारे में, समता, रक्तता, स्निग्धता, वृहत, एक डेंटिशन जब बनता है प्रॉपर, जो सबसे बेस्ट डेंटिशन होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उसकी बॉन्डिंग जिंजाइवा के साथ या मसूड़े के साथ दांतों के जो संबंध है वो कैसे रहते हैं, इसको डिस्क्राइब किया गया है। ऐसे ही दंतगत रोग हैं। दंत मूलगत रोगों में 15, 13, 13, 16 ऐसे आचार्य सुश्रुत, अष्टांग हृदय, शारंगधर और भाव मिश्र ने बताए हैं। भाव मिश्र ने 15 तो एज इट इज सुश्रुत के माने हैं, 16वां दंत विद्रधि माना है। दंत विद्रधि या डेंटाई जो एब्सेस है उसे अतिरिक्त माना है, वो आचार्य सुश्रुत नहीं मानते हैं। दंत वेष्टक में मिलने वाले जो लक्षण हैं वो ऑलमोस्ट दंत विद्रधि के समान है। ऐसे ही वाग्भट ने 13 ही माने हैं, जिसमें से उन्होंने एक्स्ट्रा जो है वो दंत विद्रधि माना है, लेकिन दंत वेष्टक, वर्धन और परिदर को नहीं माना है। ऐसे ही कुछ डिस्क्रिप्शंस और है। दंतगत रोगों में भी ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा दंतगत रोग जो 8 आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं: दालन, कृमिदंत, दंत हर्ष, भंजनक, शर्करा, कपालिका, श्याव दंतक, हनुमूक्ष। तो इसके अतिरिक्त जो है कराल दंत, कराल, चल दंत और अधिदंत, ये आचार्य शारंगधर भी मानते हैं। और दंत भेद एक अतिरिक्त दंत रोग है, उसे आचार्य वाग्भट डिस्क्राइब करते हैं। ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। आगे जब हम एक एक व्याधि के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो उस समय हम ये समझ सकते हैं कि इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे उन्होंने फ्रैक्चर्ड टूथ है, दंत भेद के जो लक्षण है वो फ्रैक्चर्ड टूथ है। कोई एक्सीडेंटल या ट्रॉमा हो गया तो दांतों में दरार पड़ गई या टूट गया दांत, तो उसे दंत भेद कहा। चल दंत एक मोबिलिटी एक लक्षण है, सिम्टम है, जिसमें दांतों के हिलने को लेकर के हम जो दांत मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं, उन्हें चल दंत माना है। और आचार्य सुश्रुत ने चल दंत अलग से व्याधि नहीं मानी है, बल्कि जो दंत रोग बताए हैं उसी में चला दंता भवंति च, ऐसे कई रेफरेंसेस मिलते हैं कि चल दंतों को लक्षण के रूप में दंत रोगों में शामिल किया। दंत स्वास्थ्य प्रिवेंटिव हमको पता है, दांतों का वर्णन है। हमारे सुश्रुत ने कटु तिक्त कषाय युक्त औषधीय गुणों से युक्त दांतों बताई है। निम्बस्य तिक्त के श्रेष्ठा, कषाय खदिरस तथा मधुको मधुरे श्रेष्ठा, करंजे कटुतिके तथा। और ये ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्रिप्शन बस है, हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में एडवाइस भी करते थे। आगे यदि दांतों की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इन्हीं द्रव्यों का और आगे कुछ एक आध योग भी मैं आपको बताऊंगा, उनसे युक्त एक पाउडर भी बना सकते हैं, उसे भी हम नित्य प्रतिसारण करने के लिए दे सकते हैं। मॉडर्न की जैसे मॉडर्न में इवन दांतों करने की
जो आयुर्वेद में पद्धति बताई है उसमें ब्रिसल्स बना के और नीचे से ऊपर की ओर दांतों करने के लिए कहा है। सिमिलरली मॉडर्न डेंटिस्ट्री में भी एक ब्रास या एडवांस ब्रास टेक्निक्स आती हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो आयुर्वेदिक जो टेक्निक आचार्य सुश्रुत और अन्य आचार्यों ने बताई, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी हैं। थोड़ा सा चूंकि वो मॉडर्न डेंटिस्ट्री बहुत बाद की है, ऑलमोस्ट 16 to 18 सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ, तो एडवांसमेंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एकदम एक जैसा वर्णन मिलता है। और भी ऐसे स्वस्थ वृत्त का पार्ट जो ओरल हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट है, दंत धावन, जेवा निर्लेखन, धूपन, नस्य, कवल, गंडूश, इनका प्रयोग हम करते ही हैं, हमें पता है। दंत रोगों में वर्जनीय आचार्य भाव प्रकाश ने भी इसी प्रकार से बताया है कि हमें अम्ल रस, शीतल जल, वृक्ष अन्नपान, दंत धावन आदि दंत रोगियों में कठिन भोजन करना वर्जित है। अंजन आदि कर्म, गंडूश, कवल आदि, इनका प्रयोग हम यदि दिनचर्या प्रोसीजर में करते हैं तो जो रिस्क फैक्टर्स ऑफ वेरियस डेंटल एंड जिंजाइवल डिसऑर्डर्स है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ओरल हाइजीन को प्रमोट कर सकते हैं और डिफरेंट डिजीज होने से, भविष्य में होने वाली व्याधियों से अवेयर कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। तो इतना इनका इंपॉर्टेंस है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं दंत निर्हरण के, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में, सुश्रुत में दंतोत्पाटन, जैसे अभी शिवादित्य सर और कह रहे थे कि दंतोत्पाटन शब्द का उपयोग है, तो दंतोत्पाट्य, कृमि दंतम इवो पाट्य, दंतोत्पाटन का प्रयोग जो है वो आचार्य भट्ट करते हैं। फिर हम दंत मूलगत रोगों पे आते हैं। देखिए हमारे जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं वो आते हैं मुख दुर्गंध, उस कॉमनली लोग बोलते हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब पायोरिया हो गया है। तो ऑलमोस्ट जो पायोरिया के लक्षण है वो हमारे पायोरिया एक तरह से लक्षण है जो आचार्यों द्वारा डिस्क्राइब कई दंत मूलगत और दंतगत व्याधियों में देखने को मिलता है। और दंत मूलगत व्याधियों का प्रारंभ जब हम शीताद से करते हैं, और देखिए कितनी एकदम क्रोनोलॉजी है कि शीताद से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की जो डिजीजेस हैं वो एडवांसमेंट ऑफ द जिंजिवाइटिस है। धीरे धीरे जिंजिवाइटिस से जनरल इन्फ्लामेटरी कंडीशन से लेकर के और गैंग्रेनस और कैंसरस स्टेज तक का डिस्क्रिप्शन इसमें मिलता है। और जब हम महाशोषित की बात करते हैं तो आचार्य कह देते हैं कि वो असाध्य है और 7 दिवस में भोज ने उसमें मृत्यु का निर्देश कहा है, कितने दिनों में मृत्यु हो जाएगी। तो शोणितम दंत वेष्टेभ्यो, तो यहीं से प्रारंभ करते हैं कि शोणितम दंत वेष्टेभ्यो, दंत मूल से अचानक रक्तस्राव का होना, दुर्गंध का होना, कृष्ण वर्ण का जो है मसूड़ा जो है वो उसमें थोड़ा सा कालापन आ जाना, क्लेद का या थोड़ा सा चिपचिपापन या पिछिलता का बढ़ जाना, और धीरे धीरे करके दंत मांस का क्षरण होना, इस प्रकार के लक्षण जो है वो शीताद में मिलते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर ब्लीडिंग गम्स है या स्कर्वी की जो प्राइमरी स्टेज है वो इस प्रकार के लक्षण इसमें मिलते हैं। और देखिए जितनी भी चाहे दंत व्याधि हो, दंत मूलगत व्याधि हो, ऑलमोस्ट आयुर्वेद का सिद्धांत सब में एक प्रकार का है, दोष दूष्य समूर्छना, खावैगुण्य, इन सब का विचार करते हुए और युक्ति पूर्वक हमें अपने नियरेस्ट जो अवेलेबल मेडिसिन हैं उसका उपयोग करना है इनके ट्रीटमेंट। देखिए शीतादे हृत रखते, तो अब कफ का और रक्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो कफ शामक ट्रीटमेंट एंड रक्त प्रसादक ट्रीटमेंट हमें करना है। तो सुश्रुत तो कहते हैं कि नागर है, सर्षप है, और इनके क्वाथ को त्रिफला, मुस्तक, इन सब के से बने हुए रसांजन, इन सब से बने हुए क्वाथ का हमको प्रयोग करना है। तो इसका गंडूश देना है, फिर मधु, कोतपल, पद्मक, त्रिफला सिद्ध जो स्नेह है देना है। इसके अतिरिक्त चूंकि ब्लीडिंग गम्स है तो इसके अतिरिक्त हमारे अवेलेबल जो रेड पाउडर्स हम उसको बना सकते हैं, जिसका हम आगे फार्मूला और विधिवत बताएंगे। फिलहाल उसमें जो कंटेंट है है, माजू फल है, स्फटिक है, क्योंकि स्फटिक भी रक्त स्तंभक है, लोद्र है, शीतल है, रक्त स्तंभक है, जो कि इसमें प्राइमरी जो लक्षण है वो रक्तस्राव हो रहा है। और इसके साथ साथ हम उसको आमली चूर्ण का प्रयोग, चूंकि विटामिन हमको कंटेंट को भी पूरा करना है, और साथ में आयुर्वेदिक जो एंटीबायोटिक्स हैं
इवन रस औषधियां हैं, हम उनको प्लान कर सकते हैं। तो गुरुचि घनवटी दे सकते हैं, त्रिफला गुग्गुल दे सकते हैं, रक्त शोधक महामंजिष्ठादिक्वात दे सकते हैं। इस तरह से हम कफ का शमन करना है तो हम कफ के शमन के लिए सीतोपल आदि है, त्रिकटु है, इन सब का प्रयोग है, चूर्ण का प्रयोग है। हम वैद्य लोग अपनी योजना से भी इस प्रकार के जैसे हम अन्य व्याधियों में करते हैं कर सकते हैं और करते हैं। दंत पुपुटक हमने कहा था, बताया था कि जैसे दांतों की जो रूट होती है वहां पर अगर इंफेक्शन गया, धीरे धीरे करके रूट में पहुंच गया, तो वहां से इन्फेक्शन के कारण एक छोटी सी फुंसी हो या फुड़िया जैसे बनती है। कई बार पेशेंट आता है और दांत को ऐसे लिप को खींच कर बताता है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब फुड़िया हो रही है बार बार। तो हम लोग क्या करते हैं कि जनरली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, कवल गंडूश या माउथ वॉश प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन उसके असली जड़ में नहीं जाते। वास्तव में उसका जो इन्फेक्शन है वो पल्प से शुरू हुआ है, इसलिए उसका एक्सरे हो सके तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर उस प्रकार का संयोजन करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं दांत में कोई कैविटी तो नहीं है, कैरीज तो नहीं है। कैरीज है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए नीचे ट्रीटमेंट लिखा है, पंच लवण, क्षार, क्षौद्र, प्रतिसारण, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। हितः विरेकनस्यम सिद्धम च भोजनम। इसके साथ साथ हम चूंकि इसमें एब्सेस फॉर्म हो रहा है, एब्सेस की फॉर्मेशन हो रहा है, तो जात्यादि तेल का, पिचू आदि का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। त्रिफला गुग्गुल है, त्रिफला का प्रतिसारण है, दशमूल क्वाथ है, चूंकि शोथ हो रहा है तो इसलिए दशमूल क्वाथ है, दशमूल क्वाथ का कवल है। माउथ वॉश अलग से आपने को, हालांकि अब तो बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां माउथ वॉश जैसे हिमालय है, चरक है, इन सब ने हायोरा करके और बी फ्रेश करके माउथ वॉश भी बना लिया है, लेकिन सिंपल हम दशमूल क्वाथ का कवल कराएं। और एक अहमदाबाद की एक फार्मेसी ने दशमूल माउथ वॉश बनाया भी था, और उसके अभी वर्तमान में उसका क्या स्टेटस है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कुछ सैंपल्स उन्होंने मुझे भेजे थे, हमने अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया दिया, तो अच्छे रिजल्ट थे। तो केवल दशमूल क्वाथ का ना तो इंटरनल प्रयोग भी और कवल गंडूश भी हम उसको करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दंत वेष्टक है। अब यहाँ से दंत शीताद के बाद जब दंत पुपुटक आए और दंत वेष्टक, ये एडवांसमेंट ऑफ शीताद हो गया एक तरह से। एब्सेस बढ़ गया, जो है वो पस के साथ मिक्स हो गया। एब्सेस के कारण चला दंता, मैंने कहा कि चल दंत सुश्रुत ने नहीं बताया, लेकिन लक्षण के रूप में दंत वेष्टक में बताया, लेकिन इसकी चिकित्सा में दंत निर्हरण नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चल दंत हो रहा है वो पूय की वजह से हो रहा है, एब्सेस की वजह से हो रहा है। यदि हम इस एब्सेस को सबसाइड कर देते हैं तो देखने में आता है कि बहुत जल्दी वो दांत जो है फर्म हो जाता है। इसलिए हमें एंटी जो शोथहर महाकषाय का प्रयोग करना, दशमूल आदि का प्रयोग मैंने बताया ही। कुछ जैसे फार्मूला है, जैसे त्रिफला, त्रिकटु है, नीला थोथा है, इनके संभाग चूर्ण को माजू फल के साथ मिक्स करके प्रतिसार करना, जिसमें लिखा भी हुआ है, इसके आचार्य सुश्रुत बताया, लक्का चूर्ण, मधु और रोध्र, पतंग, यष्टि मधु, इन सब को मिलाकर प्रतिसरण करना है। काकोली, क्षीर, काकोली आदि जो गण की औषधि है उनसे सिद्ध जो है वो घृत का प्रयोग करना है, नस्य में देना है, कवर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें एक पिक्चर है, आगे के दांतों में हमें कैरीज देखने को मिल रहा है, पीछे का दांत वो एक्चुअली कैरीज के साथ साथ सराउंडिंग जो है वो इन्फ्लामेशन दिख रहा है। तो यही जो पेरियोडोंटल जो इन्फ्लामेशन है, इसी को लगभग ऑलमोस्ट दंत वेष्टक के तहत कहते हैं। और ये दांत मोबाइल था, जिस पेशेंट का हमने पिक्चर शो किया है, ये दांत मोबाइल था, ट्रीटमेंट के बाद 10 से 15 दिन के बाद ये दांत फर्म हो गया, जबकि आगे आप देख सकते हैं कि इसके आगे के दांत निकले हुए हैं। ऐसे शौशिर, जब हम शौशिर में आएंगे तो शोयथुर दंत मूलेशु, अब ये इन्फ्लामेशन और बढ़ गया, हमने प्रीवियस स्टेजेस को इग्नोर किया, धीरे धीरे करके अब और एडवांसमेंट हो गया। तो सौशिरे हृत रखते तु रोध्र मुस्तक रसांजनई है, रसांजन का प्रयोग करना, रोध्र मुस्तक का प्रयोग करना। और इससे एक तो ब्लीडिंग, अगर गम्स में ब्लीडिंग्स हो रही है, थोड़ा सा बंडिंग, रिसेशन हो गया है, मसूड़ों और दांतों के बीच के संबंध थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं, तो उसको मजबूती भी मिलती है।
ये आप देख सकते हैं कि सारीवा उत्पल, देखिए यहाँ पर क्या है, कफ और रक्त का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, तो हमें कफज ट्रीटमेंट देना है, रक्त प्रसादन ट्रीटमेंट देना है। पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें उत्पल आदि गण का प्रयोग करना है, चंदन आसव का प्रयोग कर सकते हैं, उशीर आसव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आगे जब हम उपकुश, अब यहाँ से शौशिर के बाद महाशौशिर आ जाता है, यही गैंग्रेनस स्टेज है। इसमें तालू में भी प्रस्फुटन हो जाता है। इसका एक पेशेंट तो अभी लगभग अभी से देखने का अवसर ऐसे नहीं मिला कि हम उसे महाशौशिर से कंपेयर कर सके, लेकिन मॉडर्न की बुक्स में और जो कैंक्रम स्टेज है या गैंग्रेनस स्टेज है, एडवांसमेंट है, कैंसर की स्टेज है, उसको ये महाशौशिर से कंपेयर किया जा सकता है। 7 दिन में इसमें मृत्यु होती है। परिदर नाम से ही क्लियर है कि दंत मांसानी शीर्यंते, देखिए शीताद का के लक्षणों का जो एंड पॉइंट था वो दंत मांसानी शीर्यंते था, यहाँ परिदर का स्टार्टिंग पॉइंट दंत मांसानी शीर्यंते है। तो एक तरह से काइंड ऑफ एडवांसमेंट ही है। पित्त और रक्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो कुल मिला के पित्तज और रक्तज ट्रीटमेंट है। महामंजिष्ठादि कैशोर गुगुल का प्रयोग है। इसमें हमारे पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। हम पित्त का जो पित्त का ट्रीटमेंट करते हैं, अभिपत्तिकर वगैरह देते हैं, दीपन पाचन औषधियां हैं, पंचकोल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जो हम उत्पल आदि है, चंदन आदि है, उशीर आदि का प्रयोग कर सकते हैं, उशीर आसव है, चंदन आसव है, इन सब का प्रयोग हम इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए कर सकते हैं। पर ऑलमोस्ट ये हमारी कृच्छ साध्यता से असाध्यता की ओर जाने वाली व्याधियां हैं। यदि एडवांस स्टेज के पहले हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो ये एडवांसमेंट नहीं होता। फिलहाल बीइंग आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, आयुर्वेद चिकित्सक, हमें अपनी मर्यादा को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा पेशेंट हमें नहीं करना है, क्योंकि अभी आयुर्वेदिक दंत चिकित्सा को लेकर के कुछ लीगल इश्यूज भी हैं। उपकुश, अब यहाँ पर उपकुश में दाह और पाक हो जाता है। देख, दाह है तो दाह और पाक है तो ये स्वाभाविक रूप से कफ का और पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे लक्षण आते हैं कि पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा जलन हो रही है मुंह में, और एब्सेस है या दांत में दर्द है, पेन रेफर कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट है। फिर हमें पंचकर्म का सहारा लेना है। गो जिह्वा पत्र का प्रतिसारण है, पंच लवण मधु त्रिकटु का प्रतिसारण है, घृत कवल नस्य आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। दंत वैदर्भ कोई ट्रॉमेटिक है, अब लगातार हमारी फॉल्टी जो ब्रशिंग हैबिट है, टूथ ब्रशिंग हम करते हैं, तो लगातार हम देखने में आता है कि हम सही तरीके से नहीं करते, हम पूरा ऐसे रगड़ते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं, वर्टिकल नहीं करते। इवन बच्चे बचपन से ही कई बार इतनी अवेयरनेस न होने की वजह से, आदत नहीं है समाज में, तो फॉल्टी टूथ ब्रशिंग की वजह से भी जो घृष्ट हो जाता है, दंत मूल जो है वो घिस जाता है। इसकी वजह से रेसेशन होता है, जिंजाइवल जो हमारा बॉन्डिंग है दांत के साथ कमजोर होता है, और इसकी वजह से दांत जो है वो हिलने लगते हैं। दभवंती च चला दंता वैदर्भो अभिघातज, ये अभिघात की वजह से, जो लगातार पड़ने वाले अभिघात की वजह से भी दंत वैदर्भ होता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण है, घिसने की वजह से, दंत मूल के घिस जाने की वजह से चल दंत हो जाता, इसको वापस चिकित्सा जरूर दी गई है, लेकिन पेशेंट्स जब आते हैं तो इसको वापस से दांत को फर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर रेसेशन ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में जो है वो एक्सट्रैक्शन कई बार ज्यादा बचता है। शस्त्र से दंत वैदर्भे दंत मूलानि शोधयेत, शस्त्र के द्वारा दंत वैदर्भ में दंत मूल को का शोधन करना और क्षार का प्रयोग करना। वर्धन एक्स्ट्रा टूथ, उसे दंतोत्पाटन ही करना है, दंतोत्पाटन के बाद अग्निकर्म क्रिया। अधिमांस इम्पैक्टेड टूथ है, जनरली मॉडर्न डेंटिस्ट केवल 28 दांतों का ही महत्व जानते हैं, उन्हें 29, 30, 31 और 32वें दांत से कोई लेना देना नहीं। अगर आपने थर्ड मोलर की कोई भी प्रॉब्लम आप लेकर गए तो उनके पास या तो वो एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक ट्रीटमेंट देंगे, अदरवाइज वो ओरल सर्जरी करके और उसके एक्सट्रैक्शन की तरफ ही जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इतना बढ़िया डिस्क्राइब है कि हानव्य पश्चिमे दंते, जो लास्ट इंपैक्टेड टूथ से रिलेट करने वाली ये व्याधि है,
कि कभी कभी जो थर्ड मोलर है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता है, उसका इरप्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में मांस से वो आच्छादित है इसी व्याधि के कारण, और अंदर से वो रेजिस्ट करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इसके कारण से शोथ उत्पन्न होता है, लाला स्राव ज्यादा होता है, तो उसे अधिमांस कहा। इसको काट कर वचा, तेज बल, पाठा और सर्जी क्षार और यवक क्षार के चूर्ण को मधु में मिलाकर लगाना चाहिए। यद्यपि चूंकि इस तरह के प्रयोगों को काटने तक का तो नहीं, चूंकि मॉडर्न डेंटिस्ट भी हमारे सर की क्लिनिक पे होते थे और वो बीडीएस होते थे, उनको अधिकार होता था, वो आरसीटी करते थे या ओरल सर्जरी करते थे, इसलिए हम उनके साथ में कुछ कुछ प्रयोग कर पाए। लेकिन हमें यदि इस तरह का पेशेंट मिला तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो अग्निकर्म कर सकते हैं। स्नेह द्रव्यों का हम गंडूश रखने के लिए फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं। और जो हमारे शोथ हर महाकषाय के द्रव्य हैं, दशफल आदि हैं, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट बताया है, वच है, तेज बल है, पाठा है, सर्जी क्षार है और यवक क्षार है, इसका प्रयोग करने से भी बहुत सारा, जरूरी नहीं पड़ता कि मांस को आप काटें, इमीडिएटली पेन सबसाइड हो जाता है। यदि इसके साथ थोड़ा हींग है, हींग का भी हम प्रयोग करें तो वो भी बहुत अच्छा एनाल्जेसिक का काम करता है। नाड़ी दंत, हमने देखा कि जब एपाइकल एप्सिस के कारण दंत पुटक लेकर के और फिर एप्सिस बना, अगर वो इग्नोर होता चला गया तो साइनस में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता है कि एप्सिस अगर है कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में तो वो सराउंडिंग टिश्यूज डैमेज करता है। एक बार चित्रकूट के ही कैंप में पेशेंट आए और उसके जो मैक्सिलरी जो रिज है उसके ऊपर, नाक के नीचे और ऊपर से ऐसे छेद हो गया था, छिद्र हो गया था और उसमें से पस निकल रहा था। पेशेंट आया, चूंकि वो कैंप के नाते आया था, वो कहीं दूर गांव के रहने वाले पेशेंट थे, तो उन्होंने लोकल किसी ऐसे ही डॉक्टर से दिखा दिया होगा, उसने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलाया होगा, लेकिन प्रॉपर दांत के डॉक्टर को उसने नहीं दिखाया। वो हमारे कैंप में आया तो हमने देखा, तो सर ने कहा कि इसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, मोबिलिटी थी दांतों में, डेंटल प्रॉब्लम की वजह से। तो उसने तो, पेशेंट ने तो कहा कि मुझे कैंसर हो गया है। तो देखने के बाद पता चला कि कैंसर नहीं, वो लेक और वही एपिकल एब्सेस को इग्नोर करने की वजह से हुआ था। तो दांत को निकालने के बाद हमने उस जो कैविटी या साइन, हमने उसमें इंजेक्शन जात्यादि तेल को भरा, जात्यादि तेल को हमने भरा, और चूंकि वो वहां पास में वो फ्रीक्वेंटली फिर वो आता रहा, और हमने देखा कि हफ्ते भर के अंदर उसका जो साइनस है वो दांत निकालने के पश्चात ये जात्यादि तेल और साथ थोड़ा त्रिफला गुगु वगैरह का प्रयोग हमने किया था, एकदम एब्सोल्युटली फाइन हो गई। एक्स्ट्रा तो व्याधि अष्टांग हृदय ने बताई है कि एक तरह से जो दो तरह के एब्सेस होते हैं एक्चुअली, दांत शब्द हम सुनेंगे। एक तो पेरियोडोंटल एब्सेस होता है, जिंजाइवा के अंदर, जो रिज के अंदर दांतों के बीच में इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस होता है। दूसरा जिंजाइवल एब्सेस होता है, तो मसूड़ों में बाहर की ओर और मसूड़े के अंदर जो एक रिज होती है, कैविटी है, उसमें एब्सेस होता है। ये जो है ये एक प्रकार से ये मतलब दंत विद्युति, चूंकि शब्द पे अगर जाए तो ये पेरियोडोंटल एब्सेस की ओर इशारा करता है, और ये बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि एब्सेस के कारण दांत हिलने भी लगते हैं। एब्सेस जैसे ही समाप्त हुआ, दांत एकदम रिजिड हो जाता है। कटु तीक्ष्ण रुक्ष लेप का प्रयोग करना है। दालन, एक्यूट टूथेक हो गया, कभी बहुत ज्यादा एकदम शीत दंत या अपने को सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी हुई और उसके कारण से बहुत एकदम एक्यूट पेन हो गया, उसे दालन की संज्ञा दी है। बात स्वाभाविक है, दालन क्या होगा, तुरंत तिल तेल का अकरकरा और हींग के साथ में थोड़ा सा मिला के, अगर आप उसको सुखोष्ण थोड़ा सा सुखोष्ण से थोड़ा सा ज्यादा गर्म, अगर आप उसको गंडूश करने के लिए देते हैं
उसको इमीडिएटली तुरंत उसको राहत मिलती है। इसके बाद कृमि दंत है। कृमि दंत के बारे में आपको डेंटल कैरीज, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियंस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डेंटल कैरीज हैं जो कि क्रमशः एसिडिक फॉर्मेशन करते हैं, धीरे धीरे करके दांतों को का क्षरण करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो है इसके स्टेजेस पर डिपेंड करता है। यदि सुपरफिशियली ऊपर क्राउन लेवल पर कैरीज है, तुरंत उसको स्क्रैप करके निकाला जा सकता है, उसके रिक्त स्थान पर फिलिंग की जा सकती है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद यदि वो उसने पल्प को टच कर लिया तो रूट कैनाल थेरेपी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिलहाल इसमें कंटकारी का प्रयोग, कंटकारी बीज का धूपन करते हैं। अगर प्राइमरी स्टेज में है तो एकदम लार के साथ निकलता हुआ दिखाते हैं। और इसके अलावा जो है हम कृमि, चूंकि कृमि जो शामक मेडिसिन हमारे यहाँ बताई हैं, विडंग आदि का प्रयोग हम इसमें हमें करना चाहिए। जो तिक्त रस है, कटुरस औषधियों का प्रयोग है, कृमि औषधियों का प्रयोग हमें इसमें कृमि दंत में प्राइमरी स्टेज में हम कर सकते हैं। भद्रा दालू आदि, क्वाथ आदि का प्रयोग है, जैसे इसके अलावा कवल गंडूश का प्रयोग है, हम इसमें कर सकते हैं। डेंटल कैरीज के बारे में थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स हैं। देखिए ये जो ए एंड बी नंबर की जो कैरीज है, देखिए बहुत स्लाइड्स छोटा सा दिख रहा है, सुपरफिशियल है। इसको थोड़ा जल्दी रिमूव करके और तुरंत फिलिंग कर देने से अगल बगल के दांतों को भी बचाव होगा और ये दांत भी तुरंत बच जाता है। लेकिन ये जो दांत दिख रहे हैं जिसमें बड़ी कैविटी दिख रही है, इसमें फिलिंग से काम चलने वाला नहीं, इसमें आरसीटी करना पड़ेगा। और अगर ये क्राउन कई बार डैमेज हो जाता है, केवल रूट पीस बचता है, तो एक्सट्रैक्शन के अलावा कोई चारा नहीं है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट के लिए हमने देखा है मॉडर्न की कुछ है पॉइंट ऑफ व्यू से, परमानेंट फिलिंग है, टेम्परेरी फिलिंग है। अच्छा, हमारे यहाँ लाक्षा का प्रयोग टेम्परेरी फिलिंग हम कर सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह का प्रयोग करते हैं, लाक्षा का प्रयोग हम टेम्परेरी फिलिंग के लिए कर सकते हैं। बाद में शलाका को गर्म करके हम उस लाक्षा को रिमूव कर सकते हैं। तो इमीडिएटली जो कैरीज की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है वो एकदम रुक जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऐसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब हम पढ़े तो बहुत सारे इसमें ऐसे इक्विपमेंट्स हैं और कंटेंट उपयोग में होते हैं जो आयुर्वेद से एकदम मिलते हैं। जैसे गट्टा पर्चा कोन रबर प्लांट से बनाया जाता है, तो नेचुरल रबर प्लांट या इंडियन रबर प्लांट से गट्टा पर्चा कोन बनाया जाता है। जब हम पूरी पल्प की सफाई कर देते हैं, उसकी वेसल्स को पूरा निकाल देते हैं, तो गट्टा पर्चा कोन रबर मटेरियल से उसकी फिलिंग करते हैं, ताकि वो स्पेस जो हॉलो स्पेस है जिसके कारण दांत भंगुर या ब्रिटल हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, उसकी फिलिंग करते हैं। और कभी हमें री आरसीटी करनी पड़े तो नीलगिरी तेल का उपयोग करते हैं, मॉडर्न डेंटिस्ट्री उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इस तरह के प्रयोगों का हम अपने यहाँ कर सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट देख सकते, फाइल के थ्रू सब सफाई कर दिया पूरा, उसके बाद गट्टा पर्चा कोन भर देते हैं। दंत हर्ष, इसे सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम लेके हमारे पास आएगा कोई पेशेंट, तो दंत हर्ष लेके आएगा। इसकी दंत हर्ष का हो सकता है इरोजन हो सकता है, एब्रेजन हो सकता है। इरोजन मतलब किसी एसिडिक रिएक्शन के कारण दांतों का क्षरण हो गया, एब्रेजन कोई आघात की वजह से, या मैंने बताया कि लगातार ब्रशिंग, फॉल्टी ब्रशिंग हैबिट की वजह से ऊपरी का जो दांत का जो हमारा इनेमल है उसका लगातार क्षरण होता रहा, या तो इसकी वजह से दंत हर्ष होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण हाइपर एसिडिटी भी है। तो आप दंत हर्ष का कोई पेशेंट आया तो सबसे पहला सवाल आप उससे पूछिए कि आपको एसिडिटी होती है क्या। सामान्य 90% पेशेंट यही बोलेंगे कि हाँ एसिडिटी होती है। और उनकी अगर हिस्ट्री टेकिंग होगी तो हार्ड वाटर लेने वाले, सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर इस्तेमाल करने वाले, अल्कोहलिक जो पेशेंट्स हैं, जो एसिडिक आहार विहार ग्रहण करते हैं, उनमें दंत हर्ष की सामान्य रूप से संभावना होती है। निदानम परिवर्जनम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आफ्टर दैट आप स्नेहा नाम कवलाह, स्नेह द्रव्यों का कुछ नहीं मिले तो आप तिल तेल का प्रयोग कीजिए। अष्टांग हृदय ने तिल और यष्टि मधु स्नेह बताया है ग्रहण करने के लिए। हम कुछ नहीं मिले तो आप केवल तिल तेल को गुनगुना करके और उसको गंडूश करने के लिए कहिए। कृमि है, आप सरसप तेल का उपयोग कर सकते हैं।
नहीं मिला तो आप नारियल तेल का उपयोग कर सकते हैं, साथ में त्रिवृत घृत का प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से दंत हर्ष में तुरंत आराम मिलता है, तुरंत आराम मिलता है, इमीडिएटली। और ऐसा स्वयं भी उपयोग किया हुआ है। तो आप लोग हम सभी लोग अपने चिकित्सा उपक्रम में इसको शामिल कर सकते हैं। भंजनक कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि दांत में कोई फ्रैक्चर हो जाए या उसके कारण मुंह टेढ़ा हो जाए, दांतों में भंग होने की वजह से मुंह का टेढ़ा हो जाना भंजनक है। यद्यपि बहुत ज्यादा दंत रोग से इसका लेना देना नहीं लगता है, मॉडर्न डेंटिस्ट भी नहीं मानता, लेकिन हम आयुर्वेद के छात्र, हमारे शास्त्रों में कहा है तो ये बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि दांतों का जो पेन है बहुत सीवियर होता है। अभी एक हमारे नोन थे तो उनको अचानक से बहुत तेजी से सिर दर्द हो रहा था, तमाम उन्होंने माइग्रेन और इन सब का ट्रीटमेंट कराया। बहुत सीवियर पेन होने के बाद हमसे उन्होंने संपर्क किया, तो हमने उनको कहा कि एक बार किसी डेंटिस्ट को दिखाइए। डेंटिस्ट के पास गए तो उनको हर्पीस डायग्नोस किया, और हर्पीस की वजह से उनको ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया हो गया। चूंकि ट्राइजेमाइनल नर्व्स की दो ब्रांचेस, एक मैक्सिलरी आर्च और नीचे वाली मैंडिबुलर आर्च जो है, मैंडिबुलर जो ब्रांच है वो मैंडिबुलर आर्च को सप्लाई करती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का इरिटेशन हो तो वो ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया और फिर ये जो मुख वक्र जैसे लक्षण है हमें देखने को मिल सकते हैं। अर्दितवत चिकित्सा करनी है, नाड़ी श्वेत कर सकते हैं, एरंड तेल पान कर सकते हैं, नारायण तेल, जो भी हम अपने वात शामक ट्रीटमेंट करते हैं वो हमें करना है। वात गजांकुश रस, वात विध्वंसक रस, बृहद चिंतामणि रस, जो भी हमको वात शामक ट्रीटमेंट है वो हमें वात व्याधि में हमें करना है। दंत शर्करा कैलकुलस, ग्रेजुअली डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम कंटेंट का, हमें दांतों के चारों तरफ उसको स्केलिंग करना है। हम अपनी क्लिनिक में स्केलर रख सकते हैं, इसके लिए कोई लीगल इशू नहीं है, क्योंकि स्क्रैपिंग करना है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, स्केलर आता है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से बहुत आसानी से हम स्केलिंग कर सकते हैं। ज्यादा दंत शर्करा एडवांस हो गया, इसी को कपालिका कह दिया, ये कृच्छ साध्य होता है एकदम। अगर इसको आपने स्केलिंग करके निकाला तो ऐसे दांत के बहुत बड़े पार्ट को भी अपने साथ लेके निकलता है। फिर इससे होने वाली जो सेंसिटिविटी है उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको उस पर कवर, ये जो मेटेलिक या सिरेमिक के जो कवर आते हैं वो आपको लगवाना पड़ेगा मॉडर्न डेंटिस्ट के साथ मिलके। श्यावदंत जस्ट साइनोसिस, हनुमोक्ष एक अतिरिक्त व्याधि बताई है, लेकिन ये दंत रोग नहीं लगता है, हनुमोक्ष है। एक तरह से डिसलोकेशन, मैंडिबुलर जो बोन है हमारा, इसका एक तरह से डिसलोकेशन है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का, उसको भी अर्दितवत चिकित्सा करने के लिए कहा है। कराल इल फॉर्म टीथ है, दंत चाल।